नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार बिहान के आज के इस एपिसोड में। आज की सुबह बहुत ठंडी ठंडी है यहाँ पे और हमें लगता है कि जब मौसम ठंडा हो तो रजाई में या कंबल में बैठे रहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज़रा बाहर निकलिए। ये खूबसूरत कुहासा और सूरज ना उगने पर भी जो ये सुबह की लाली होती है, चिड़ियों की चहचहाट, खिलते हुए फूल, इस मौसम में जब हम सुबह सुबह निकलते हैं ना तो एक अलग सा आनंद आता है, एक बहुत सुंदर सी अनुभूति होती है। और एक बार जब आप मूड फ्रेश करके निकलते हैं तो पूरा दिन बहुत फ्रेश होता है। इसी के साथ हम आज शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, आज जब हम शुरुआत करते हैं तो अनमोल वचन, यानी एक अच्छे विचार से अगर हम शुरुआत करते हैं तो अच्छे विचार से जब हम शुरुआत करेंगे भजन से, भजन यानी प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति को जब हम अपना दिन समर्पित करते हैं तो पूरा दिन भक्तिमय होता है और ईश्वर की शरण में जाने पर हम सही दिशा में चलते हैं, जीवन को एक नया मार्ग मिलता है। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की इस भजन से। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे पाँव की, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। संग सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी। अभी हमने ये भजन सुना कमलेश कुमार देव की आवाज़ में, और पहले भी मैंने कहा जब भजन से हम शुरुआत करते हैं तो मन भक्तिमय और शांत होता है। और जब हम कुछ अनमोल वचन, अब जो हमारे बड़े बुजुर्ग महात्मा गांधी जैसे लोग बोल के गए हैं, तो उन वचनों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसी सही दिशा में जाता है कि लगता है कि जीवन सफल हो गया। और महात्मा गांधी के विचारों का तो कहना ही क्या। तो सुनते हैं अनमोल वचन जो महात्मा गांधी ने हमारे लिए कहे हैं। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती,
वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। महात्मा गांधी। मेरा मन मेरा मंदिर है, मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन में नहीं गुजरने दूंगा। महात्मा गांधी। आज के हमारे मेहमान जो एक वकील हैं और हाई कोर्ट में हैं पटना में, और इनसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे कानून के बारे में, साइबर लॉ के बारे में। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आपका एक परिचय लेते हैं कि कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आपका बचपन सबसे पहले कहाँ बीता। नमस्कार पहले, और मुझे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। मेरा जो जन्म है बिहार में हुआ, सुपौल एक ज़िला है यहाँ से 250 किलोमीटर दूर, और मेरे पिताजी जो है वहाँ पे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, और मैं नवोदय विद्यालय जो सुपौल में है वहाँ से मैंने +2 किया, और वहाँ से करने के बाद चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो पटना में है, क्लैट एग्ज़ाम होता है, उसमें एग्ज़ाम देने के बाद मुझे वो यूनिवर्सिटी मिली, और फिर मैं वहाँ 5 साल पढ़ाई करने के बाद 2013 में मैं पास किया। वो 2008 से 13 का हमारा सेशन था, और पास करने के बाद जो है मैं काम करना शुरू कर दिया। अलग अलग जगहों पे मैंने काम किया, और अभी मैं पटना यहाँ हाई कोर्ट में कार्यरत हूँ और एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर। और अलग अलग जो मामले हैं जो हाई कोर्ट और भी जो कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं बिहार में, उन सभी जगहों पे मुझे काम करने का प्लस वहाँ मामलों को रखने का मुझे मौका मिलते रहा, और मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ। एक तरह से कहें तो आपको विरासत में ये चीज़ मिली है, मतलब बचपन से उसी माहौल में रहे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सपोर्टिव हो जाता है कि आप वो माहौल देखते रहे, जानते रहे, तो आपको आगे बढ़ने में इससे बहुत सहायता मिली। आप कह सकते हैं, बट मेरे पिताजी का शुरू से ये रहा कि मतलब उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ के लिए दबाव नहीं डाला कि मुझे यही करना है। और शायद अगर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि शायद मेरी जो बहन है वो कभी उनका इंक्लिनेशन नहीं रहा, वो किसी और मास्टर इन सोशल वर्क में वो पढ़ाई की हैं और वो अपना एक अलग विधा में काम कर रही हैं। बट मुझे लगा कि नहीं, ये एक अच्छा एक माहौल है और इसमें एक अच्छा मैं इसमें कर सकता हूँ, और मुझे भी इसमें काफ़ी रुचि रही, तो एक ये भी कारण था। बट हाँ, पिताजी के रहने से और इसी फील्ड में काम करने से काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी मार्गदर्शन जो है समय समय मिलते रहा है। मेरा यही मतलब था कि बहुत सहयोग मिला होगा, एक वही माहौल और चीज़ों को जानने का। बचपन से आप सुनते देखते आ रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, ये एक फ़ायदा होता है इस चीज़ों को घर में माहौल होने से। तो लॉ की पढ़ाई के बाद आपने जब शुरुआत की तो अलग अलग जगहों पर काम किया, आपने बैंकिंग को भी सपोर्ट किया है एज एन लीगल एडवाइजर, जी मैम, लीगल मैनेजमेंट में। जी मैम। तो इसमें किस तरह के मामले आते हैं जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट होते हैं? मैम, इसमें जैसे अगर हम लोग जब बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो कई बार जैसे आप लोन ले लिए, तो जो लोग लोन लेते हैं उनको तकलीफ़ कभी हो जाती है कि जो ब्याज है वो हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जैसे सोना को प्लेज करके उसको भी लोन लेते हैं, उनके सोना जो है कभी ऑक्शन कर दिया गया, तो उसके बाद उनके पास परेशानी लेकर आते हैं बैंक के पास, या कई बार केस करते हैं कि हमारा जो है बिना हमसे पूछे, जबकि नोटिस वगैरह प्रक्रिया होती है। कई बार ऐसे भी होते हैं कि कहीं सब लोग हम सब इंसान हैं, तो जो बैंक में भी जो काम करे वो भी इंसान है, तो कभी उनसे भी गलतियां होती है, तो फिर एक बैठ के एक मध्यस्थता करके बीच के रास्ते भी निकाले जाते हैं। पर इस तरह के मैटर्स जो हैं वहाँ पे हैंडल करने का मौका मिला। कई बार ऐसे भी हैं जो HR जो मैटर्स है, मानव संसाधन जो डिपार्टमेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसके HR के मैटर्स भी हैं। जैसे एम्प्लॉय कहीं खुश नहीं है तो उनके कुछ अपने ग्रीवेंसेस हैं, अलग अलग फोरम हैं जहाँ पर वो केसेस करते हैं। तो एज ए लीगल जो आप मैनेजर की बात करें तो उनके इन सारे ड्यूटीज़ रहते हैं कि जो बैड लोन्स हैं, जो NPA हो गया, उसका रिकवर करने का, बैंक को प्रोटेक्ट करने का, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। तो ये मुझे लगता है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सारी बैंकिंग के अलावा। जरूर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक हो, NBFC हो, इन सारे जगहों पे एक लॉ ऑफिसर का आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो हर एक जगह एक इन हाउस जिसको काउंसिल बोलते हैं वो वहाँ पर है, और उनकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है हर तरह से। अब आते हैं साइबर क्राइम पर, जो आज का सबसे बर्निंग टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मतलब साइबर क्राइम ऐसा हो गया है कि लोग फ़ोन यूज़ करने से डरने लगे हैं। UPI या जो भी हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं,
मोबाइल का कोई भी काम, हर वक्त डर लगता है कि कुछ गलती ना हो जाए। यहाँ तक कि ATM कार्ड यूज़ करने में कभी कभी तो सुनने में आता है पहले का ही ज़माना ठीक था, सब कुछ कागज़ पे ही होता था, कम से कम इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। अब तो किसका अकाउंट कब कहाँ खाली हो जाए कुछ पता नहीं है। तो साइबर क्राइम जो ये इतना बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो विज्ञान जितना वरदान है उतना अभिशाप है, ऐसा कहा जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सपोर्टिव है, लेकिन ये जो लीगल इश्यूज़ आते हैं, जैसे हम लोग साइबर क्राइम में फंसते हैं, सबसे पहले कि किस किस तरह के साइबर क्राइम होते हैं, क्या क्या होते हैं इसमें? अगर हम लोग देखा जाए, अगर आप जो साइबर क्राइम जो वेबसाइट है भारत सरकार का, उस पर देखा जाए तो अभी आज के दिन तक 24 तरह के अलग अलग मामले को उन्होंने एक बनाया, सब्जेक्ट लाइन में बनाया, जिसको कि वो साइबर क्राइम की श्रेणी में डालें, जिसमें अगर हम लोग अगर इसको प्रिसाइजली कहें तो जब आप वेबसाइट खोलेंगी तो उसमें कंप्लेंट रजिस्टर करने का एक टैब दिया हुआ है। तो अमूमन उन्होंने 3 तरीके से उसको बांट दिया। एक जो महिला और बच्चों के प्रति अगर है, दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड जो कि आप जैसा आपने मैम ने कहा वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा, और तीसरा अदर क्राइम, साइबर क्राइम करके उन्होंने डाल दिया, जिसमें कई तरह के जो मामले हैं, जैसे हैक करने के बाद सिस्टम का और भी तरह के मैटर्स हैं जिसको उन्होंने किया है। अगर हम लोग इस चीज़ पे फोकस करें कि जो हमारा फिनेंशियल फ्रॉड्स है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है या उसके ऊपर क्या सरकार के द्वारा या लॉ उस पर कैसे क्या काम कर, वो एक लंबी बातचीत है जो हम लोग भी करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनकी डेटा को देखा जाए तो 2021 से लेके 24 तक एक टेंटेटिव डेटा उन्होंने निकाला, और करीब 14 लाख मामले जो हैं जो साइबर फ्रॉड के हैं, जो बहुत बड़ा है, और आप अगर देखेंगी तो वो साल दर साल बढ़ते जा रहा है। हाँ, वही बहुत बढ़ रहे और बहुत कॉम्प्लिकेट होते चले जा रहे हैं। तो ये जो साइबर क्राइम तो कई तरह के आपने बताया कि अगर अकाउंट, अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड का अकाउंट हैक हुआ तो अजीब अजीब से पोस्ट आने लग गए, सबने उनको फ़ोन किया, फिर वो साइबर जो सेल है वहाँ गई, वहाँ से कुछ टाइम लगा उसको ठीक होने में। तो ये जो वक्त लगता है, क्या कितने हद तक मामले सॉल्व हो पाते हैं और कितना समय लगता है? मैम देखिए, सबसे बड़ा जो परेशानी इसमें आ रही है ना, ये ऐसा नहीं है कि आज यहाँ बैठा कोई इंसान यहाँ पे क्राइम किया, आप उसको जान रही हैं और आप उसको जाके पकड़ लेंगी। सही बात है। ये जो आदमी या जो भी इसमें इन्वॉल्व है ना, उसका कोई चेहरा नहीं है, वो एक मशीन के थ्रू या एक अलग डिवाइस के थ्रू उस पूरे प्रक्रिया में लगा हुआ। वहाँ तक जो एंड यूज़र है, जो जिसने इस क्राइम को इनिशिएट किया या जहाँ तक ये गया, उसको पकड़ना, उस चीज़ पे काम अभी है, चल रहा है, अभी बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। और यही कारण है कि अभी जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि आप जो सिम है, सबसे जो फ़ोन जो हम लोग यूज़ कर, सेलर जो नंबर आ रहे हैं, वो सिम यूज़ हो रहा है, उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। अभी बिना आप जाएंगी, आप अगर अपना ही नंबर, अगर कभी आपका सिम खराब हो गया, आप लेने जा रही हैं, तो बिना बायोमेट्रिक का आपको नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे प्रोसेस अभी नए हुए। जी, तो पहले क्या था मैम, आप देखती होंगी कि ऑफ़र लगा दिया, 10 रुपये में सिम दे रहे हैं, बिना कोई आपके वैलिड वेरिफिकेशन का आपको मिल जा रहा था। तो ये इससे क्या हुआ कि ऑलरेडी वो मार्केट में जा चुका है, जिसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कुछ ऐसे जगहों पे भी चल रहा है, जो लोग फिनेंशियली साउंड नहीं है, उनके आधार कार्ड को लेके वो लोग सिम निकलवा ले रहे हैं, जो इस तरह के इल एक्टिविटी में हैं, और उसके बाद वहाँ से वो लोग अलग अलग जगहों पे फ्रॉड और इस तरह का फ़ोन करना और ये सब चीज़ करने में लगे हुए हैं। बहरहाल अभी सरकार इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है, और मुझे लगता है आने वाले समय में एटलीस्ट ये पता रहे कितने सिम किन किन लोगों के नाम पे है। अच्छा। उसकी जो प्रॉपर जो डेटा मैकेनिज़्म है वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में रहेगा, और शायद फिर कुछ हद तक हम लोग इस चीज़ पे और पकड़ना या जो लोग इस चीज़ में संलिप्त हैं उनको रोकना वहाँ हम लोग थोड़ा पॉसिबल हो पाएगा। एक तरह से कहे तो ये एक अच्छी शुरुआत आपने बताई कि कदम बढ़ चुके हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इस फ्रॉड को रोकने के लिए हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जी। ये कई तरह के फ्रॉड है, एक तो फाइनेंशियल पर हमने बात की, एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग हर वक्त सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह पे हम लोग अपनी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, फ़ोनो एक्टिविटीज़ डाल रहे हैं। जी। तो लोग जब हैक करते हैं, उसके बाद पिक्चर्स निकाले, स्पेशली लड़कियों के साथ होता है, लेडीज़ के साथ कुछ भी हैक कर लिया और उसको कहीं करके कुछ उसको किसी तरह से अपडेट करके और ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। तो इससे बचने के क्या तरीके हैं? मैम आपने बहुत सही कहा, क्योंकि एक हम सबको समझना चाहिए, जैसे हम लोग मैम अपने घरों में किसी अनजाने या जो
कोई भी हमारे घर में आ रहा है तो हम लोग उससे परिचय ले रहे हैं, या हर कोई हमारे घर में नहीं आ सकता है, ठीक है। जो डेटा है, हम लोग जो कह रहे हैं कि हमारा कोई यूज़ कर लिया या हमारा फोटो, वो डेटा जो दे रहा है, वो डेटा देने वाले कौन है? हम खुद हैं। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है, हम सबको समझने की आवश्यकता है कि जो हर चीज़, आप अगर नई गाड़ी लिए, आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, आप नया फ़ोन लिए या कोई भी चीज़ें लिए, ज़रूरी नहीं है कि उन सारे चीज़ों की पोस्ट आप अपने सोशल नेटवर्क, ये मेरा व्यक्तिगत एक समझना है। और मुझे लगता है वो डेटा आपके कहीं और से, वो तो आप ही के डेटा से उठा के वो उस चीज़ का मिसयूज़ कर रहा है। तो हर चीज़ का अपडेट देना, फेसबुक या कोई भी सोशल नेटवर्क ले लीजिए जहां हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमको समझना पड़ेगा कि क्या डेटा हमको डालना है, क्या डेटा नहीं डालना है। एक तो इसका फिल्ट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप अगर कोई गाड़ी खरीदा, आप अपने गाड़ी के नंबर के साथ फ़ोटो लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब आपने तो एक डेटा वहाँ दे दिया है, सही बात है, उस पे कुछ भी क्राइम हो सकता है। जी, जो लोग इसमें मैं जैसे पहले भी कहा, जो लोग हैं उनके लिए तो आपने एक स्रोत दे दिया, उस स्रोत से वो आपके तक पहुंच जाएंगे। वो आप फिर फैमिली फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, अब आप उसमें सबका परिचय दे रहे हैं, ठीक है। अब जिसको आपके डेटा को हैक करना है, जो आपके इस पे लगे हुए हैं, वो उनको सारा पता कि आपके ये रिलेटिव हैं। अब कहीं किसी एक ने भी कहीं से भी अगर कोई भी डेटा लीक हो रहा है, तो आप तक ऑटोमेटिक वो सब लोग उसमें संलिप्त हो जा रहे हैं, और ये हो रहा है। और लोग सोचते नहीं है ना, हम लोग खुद नहीं सोचते हैं। जी, तो ये हमने तो खुशी में अपलोड किया, चलो ये चीज़ें हैं, ये उपलब्धियां हैं, हम उसमें डालते चले जा रहे हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर्सनल फोटोग्राफ जो हम लोग अपलोड करते हैं, नेचुरली अब काम ही यही है मीडिया में, अगर कहीं भी किसी को, तो लोग कुछ खुशी से करते हैं, कुछ उसको प्रोफेशनली करते हैं। हमने यहाँ काम किया तो हमने डाला कि हमने ये काम किया, तो वहाँ से फोटो निकाल के जो स्पेशली लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो उसके लिए उनका प्रोफेशन वही है। हाँ मैम, तो उसके लिए मैं 2 चीज़ें हैं। अभी क्या है कि प्रोफाइल भी मैम, जो अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, अलग अलग जो कंपनी है वेब दिए हुए सोशल नेटवर्क का, अब आपका जैसे प्रोफाइल पब्लिक है या प्राइवेट है, पहले ये आपको निर्णय लेना होगा। अगर आपका पब्लिक है तो बट ऑब्वियस आप इसमें कार्यरत हैं, आपका अपना एक पब्लिक लाइफ है, आप उसमें अलग अलग चीज़ों को, आपके प्रोग्राम से उसको आप डालेंगे, ठीक। जो प्राइवेट है, जहाँ आपके घर परिवार मित्रगण उनका है, तो आपका अलग अलग सिक्योरिटी चेक्स दिए हुए हैं, जो भी आप वेबसाइट यूज़ कर रही हैं, कि आपका जो जैसे ही आप प्रोफाइल पब्लिक करेंगे, सारा डेटा जो है, जो नॉर्मल जो दूसरे लोग वो आपको देख पा रहे हैं, सबके पास चला जाएगा। जी। अब रहा सवाल कि किसी ने भी इस तरह की घटनाएं कर दी, मान लीजिए अगर प्राइवेट भी है, वहाँ पे भी हैक हो गया, वो मैं आगे बताऊँगा कैसे वहाँ पे हो रहा है। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया, जो साइबर क्राइम government.in जो वेबसाइट है, वहाँ जाके आप जैसे 3 जो टैब है, अभी वुमेन एंड चाइल्ड के अगेंस्ट जो है, वहाँ वाला टैब को आप क्लिक करेंगी, जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको आप भर देंगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि आप अपने नियरेस्ट जो थाना है, वहाँ जाकर आप FIR लॉन्च कर सकती हैं, ठीक है। कि अभी क्योंकि 1 जुलाई 2024 से नए कानून जो हैं आ गए हैं, तो जो भारतीय न्याय संहिता BNS आया है और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, तो अब इन सब के दोनों जो एक्ट हैं, आप अगर देखेंगे तो अब ऑनलाइन FIR का भी जो है प्रावधान हो गया है, और आप घर बैठे जो है उसको कर सकती, बट आपको विदिन 3 डेज जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सिग्नेचर करना होगा। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। ये जो स्पेशली क्या है कि हम लोग महिलाओं को खासकर बीमारी होती है ऑनलाइन शॉपिंग की, तो कोई साइट खोला और कुछ भी जहाँ भी आता है, जो लिंक आया उस पर ऑफर दिखा, हमने क्लिक कर दिया, तो मेरे ख्याल से ये सबसे डेंजरस है। इसमें मैम एक क्रॉस चेक करना चाहिए। इस पे एक और मैं बात बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर एंड अफेयर्स है, उन्होंने एक रेगुलेशन निकाला, डार्क पैटर्न 2023, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी बताया, लोगों को समझाने का प्रयास किया, जिसमें एक बहुत, आप इस बात का अनुभव की होंगी, एक बास्केट स्निकिंग करके एक उन्होंने टर्मिनोलॉजी दिया। होता क्या है अमूमन, अब आप टीवी खरीदने जा रही हैं, तो जब आप पेमेंट के लिए आएंगी, तो शायद वहाँ पे आपको जो होल्डर होता है टीवी में लगाने का, वो ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा ऐड हो गया। हाँ। या आप कभी खाने के प्लेटफॉर्म पे ऐड कर रही हैं, हाँ। तो चैरिटी के नाम पे 5 रुपया कहीं जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ मिनिस्ट्री ने कहा कि बस ये नहीं चलेगा, ये जो है आप कहीं ना कहीं वॉलेशन कर रहे हैं कंज्यूमर्स के राइट्स को। हमको चाहिए, ठीक है, कई बार कुछ लोग इसके ऐसे भी इसका लॉजिक दे रहे हैं कि हम, मेरे लिए अच्छा है, शायद मुझे दिमाग में उस वक्त नहीं आ रहा है, तो आप उसको आप ऑटोमेटिक ऐड मत करिए, राइट, ठीक है। अगर चैरिटी करना है, वो मेरे पॉकेट को अलाउ करता है कि नहीं करता है, मर्जी पे है, आप उसमें बाय डिफॉल्ट उसको ऐड मत कीजिए आप।
तो ये इस तरह से इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि आप सामान जैसे आप खरीदने जा रही हैं, वहाँ आपको दिख रहा है कि ये सामान अवेलेबल है, जब आप जाइएगा उसको फाइनलाइज करने के लिए वो सामान बोलेगा कि अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरा सामान आ जाएगा और जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी। और मुझे ये लगता है कि महिलाएं, कुछ मिडिल एज के लोग या बुजुर्ग जिनको बहुत ज़्यादा, जो बहुत टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, उनके साथ शायद ज़्यादा दिक्कत होती है इस तरीके की चीज़। हाँ, मतलब क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ अवेयरनेस जो हम लोग बातचीत अभी कर रहे हैं। फ़ोन जो है, स्मार्टफोन आज हर कोई के हाथ में है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है शायद बहुत कम लोगों को पता है। अवेयरनेस क्या लिखना है, या अगर हम लोग छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जो अलग अलग फ़ोन पे भी जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप अगर हो गया तो स्टेटस लगाने की कई लोग लगाते हैं उसमें, तो कुछ ऐसे भी फोटोग्राफ्स या ऐसे लगा दिए जिनको उनको इंटेंशन नहीं है कि मुझे ऐसे लगा, मतलब उनका ही फ़ोटो है बट उनको नहीं पता है कि इस तरह के फ़ोटो मुझे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। वो एक हम कह सकते हैं कि उनकी शौक से लगा दिया या उनको जानकारी नहीं है। तो मैं इसलिए बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो अवेयरनेस है, सिर्फ हम लोग को बचना के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, बट हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर जिम्मेदारी ये भी आती है कि उसको यूज़ कैसे करना। जैसे हम लोग, और हम अगर एक जनरल, एक सामान्य भाषा में बात, जैसे गाड़ी या बाइक चलाना है, ठीक है, आप गाड़ी तो खरीद लिया आपने, ठीक है, चलाने की ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग पर मैं आ रही थी कि मोबाइल चलाने के लिए भी ना एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। मुझे जनरल बहुत सही ये मुद्दा है। ट्रेनिंग से मैं आप पर आना चाहती हूँ कि आप बहुत जगह लॉ की ट्रेनिंग देते हैं जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी बात है जी। तो कहाँ और कैसे आप किन ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देते हैं और क्या देते हैं? जैसे बिहार में बिहार जुडिशियल एकेडमी है, जहाँ पे जो यहाँ पे जजेस जो हैं काम कर रहे थे, तो अलग अलग मुद्दों पे जैसे उनके लिए जो रेलिवेंट लॉज है, क्योंकि लॉ का तो बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत सारा चीज़ है जो कि पढ़ना होता है। तो जिसमें जैसे है कि केसेस कितने समय में फाइल, लिमिटेशन एक एक्ट है, उसका एक समय अवधि है कब आप फाइल कर सकती हैं केसेस को। फिर आप महिलाओं के ऊपर जो एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है कि महिलाओं के उसके ऊपर काफ़ी केसेस जो हैं आते रहते हैं, तो उसमें कैसे प्रोसीडिंग करनी है, क्या होगा जब वो अगर ऑर्डर पास होता है तो अगर सामने वाला उसको नहीं माने तो फिर कोर्ट उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकती है, या वो अगले जिसने एग्रीव्ड है वो क्या कर सकता है। तो एक उसके ऊपर भी हमारा एक ट्रेनिंग रहा। अभी मीडिएशन जो मध्यस्थता, अगर आप देखेंगी तो कई सारे ऐसे कानून हैं, अगर अभी नए में भी जो आए हैं, कंज्यूमर जो एक्ट 2019 जो आया, उसमें मध्यस्थता को बहुत ही प्रमोट किया गया, उसमें प्रोविज़न दिया गया। पहले भी आप जो अभी नेशनल लोक अदालत वगैरह भी होते आ रहे हैं, तो वो उसका ही एक पार्ट है कि आउट ऑफ द कोर्ट जो सेटलमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स जो हैं जुडिशल ऑफिसर्स को भी दी जाती है कि वो भी इस बात को अप्रिशिएट करें, अगर मामले सुलझ रहे हैं तो उनको प्रमोट किया जाए और अवेयरनेस जो है वो भी अपने माध्यम से क्रिएट करें। तो इस तरह से कई सारे लॉ हैं जो समय समय पर मुझे कहा जाता है, तो अगर उसमें हम जाके उसमें अपना इनपुट देते हैं। अच्छा है, तो इस ट्रेनिंग जो आप कह रहे हैं जुडिशल्स के लिए, ये अगर हम आम इंसान को देना चाहें कि वो जानकारी हो उनको कानून की, जितनी चीज़ों पर हमने बात की, उसके लिए क्या कर सकते हैं इस अवेयरनेस के लिए? तो मैम अगर हम लोग देखें जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, उसके अंतर्गत आपको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बना हुआ है। बिहार में भी हमारा बिहार स्टेट अथॉरिटी बना है और हर जिला में मैम उनका भी जो काम है वो अवेयरनेस का लेके, जैसे मोबाइल अदालत के माध्यम से वो लोग भी वो करते हैं समय पे, और बीच में भी इनफैक्ट जब नेशनल अदालत भी आता उस वक्त भी अनाउंसमेंट वगैरह और एडवर्टीजमेंट वगैरह भी करते रहते हैं। बट सवाल ये है कि लोग कितना उस पर ध्यान अपना आकृष्ट कर रहे हैं, और क्योंकि मैम इतने सारे कानून हैं जो आम लोग हैं, पढ़ना तो ऐसा नहीं हर लोग हर कानून पढ़ सकता है, उसमें कोई ऐसा रुकावट नहीं है, आप किताबें ले सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारा अवेलेबल है, इंडिया कोड करके जिसपे तमाम जो बेर एक्ट इंडिया में भी है वो आपको अवेलेबल, वहाँ से आप डाउनलोड करें, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए क्या उपयोगिता है, वो बेसिक जो नॉलेज है, अपनी जो अधिकारों को जानना है, वो तो है जी, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, दर्शक, उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे कि लॉ और साइबर क्राइम जो हो रहा है उससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे अवेयर हो सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, और अब भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन वक्त हमें इतनी इजाज़त नहीं देता। चलते चलते कोई संदेश दीजिए हमारे दर्शकों को। बस मेरा एक छोटा सा संदेश है कि आप जब भी अपने फ़ोन सिस्टम वगैरह यूज़ करें, बहुत ही
एहतियात बरतें। और मैं जैसा पहले कहा कि आप कोई भी डेटा या आप जो फ़ोटो अपलोड करें, कोई भी चीज़ें करें, तो समझिए कि उसका क्या दूरगामी जो उसके रिज़ल्ट्स होंगे उसको समझना होगा। और अपने बच्चों को भी बहुत कई बार हम लोग फ़ोन्स जो है अपने बच्चों को दे देते हैं, वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी निगरानी रखने की ज़रूरत है। और मैं एक छोटा सा बात भी, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों को बैन कर दिया गया सोशल नेटवर्किंग यूज़ करने के लिए। तो मैं अभी उसके ऊपर बातचीत नहीं करूंगा। मैं बस मैं छोटा सा बात रखूंगा कि हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। और अलग जो मैंने जैसे बताया कि जो साइबर क्राइम जो है उसके ऊपर आप किस तरह से कर सकते हैं। और 1930 उनका एक कंप्लेंट नंबर है, उसके ऊपर जी उस पर आप फ़ोन करके भी अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी और बहुत अच्छी हमारी बातचीत रही। आपने कीमती वक्त दिया और हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं अगले मेहमान की तरफ, जो राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज हैं मीरा जी। तो ये था मीरा जी का एक गेस्ट प्रोफाइल। और अब बहुत बहुत स्वागत है बिहार बयान में आपका मीरा जी। आपकी निशानेबाजी और बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो सबसे पहले ये बताएं कि आपकी ये जो शुरुआत हुई, बचपन आपका कहाँ और कैसा बीता? मेरा बचपन पूर्णिया ज़िले में बीता। मेरी जन्म वहीं पे पूर्णिया ज़िले ततमा टोली में हुई और मैं वहीं से अपना पढ़ाई जो मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, कॉलेज वहीं से कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन। और मैं शूटिंग में तब आई जब मैं गर्ल्स हाई स्कूल में थी। 8th क्लास में एडमिशन लिया 2003 में। उसी समय हमने एनसीसी में ज्वाइन किया। और एनसीसी में जो भी कैंप आए, जो भी उसमें कैंप होते थे, उसमें जो मुझे भेजा गया और सारे एनसीसी कैंप में कंपटीशन मेरा जो भी हुआ, सारे में कंपटीशन हुआ। और कंपटीशन में आगे निकलते गई। और फिर 2004 में हमारा ख़त्म हो गया। फिर मैंने कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो फिर वहाँ भी एनसीसी ज्वाइन की, क्योंकि वहाँ की मैम थी तो उनको पता था कि स्कूल में भी बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला हुआ था मुझे, तो वहाँ पे भी मुझे एनसीसी में जाने का मौका मिला। और उसी के द्वारा मैं कॉलेज से थल सैनिक कैंप में भी गई और मेरा शूटिंग में नाम आया कि मावलंकर के लिए ऐसे ऐसे। मैं शूटिंग के बारे में उस टाइम तक मुझे 2006 तक कुछ भी आइडिया नहीं था। 2007 में अचानक से आया नाम और मैं जाके कंपटीशन में भाग ली। और जो भी ग्रुप कंपटीशन होता, ऑल इंडिया जो भी कंपटीशन हुए उसमें भाग ली और वहीं से मेरा पदक आना शुरू हुआ। जब आपने एनसीसी में शुरुआत की तो एनसीसी में मुझे लगता है ये बड़े छोटे लेवल पे होता है, बच्चों के बीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हम लोग बड़ा शौकिया फायरिंग करते हैं। मैंने भी किया था कभी कि 1.5 सेंटीमीटर में मेरी 6 गोलियां जाती थी, वो एक ज़माना था। तो मुझे अपनी बातें भी याद आ गई। तो ये जब अपनी शुरुआत की तो एनसीसी कैंप एक अलग माहौल होता है, वहाँ पे हम लोग जब कर रहे होते हैं तो वो खेल की तरह होता है। तो उस वक्त तो आपने नहीं सोचा होगा कि आप आगे जाके निशानेबाज बनेंगी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल नहीं। 2007 में भी मुझे आइडिया नहीं था। बस जो एनसीसी में मैं कर रही थी तो एक कर्नल रवि नाम थे, हरियाणा के थे, उससे सारे डरते थे बहुत ज़्यादा। तो मैं जब भी करने जाती थी मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगता था। जमालपुर में पहाड़ के किनारे बड़ा बड़ा पत्थर हुआ करता था, तो वो मुझे बोलते थे इससे जितना मस्कटरी कर उतना ही ताकत बाजू में आएगा। और वो मुझे आधा घंटा बोलते थे, मैं 1 घंटा 2 गुना करती थी। और के साथ बहुत प्रैक्टिस होती है। हाँ जी मैम, इसे खिलौना बना के खेलो तभी बिल्कुल वो काम आएगा। और वो मुझे मेरे लिए एक फ़ायदा हो गया कि मैं जितना उससे होल्डिंग की पत्थर से
उतना ही मेरा 1/2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इतना कम, मतलब सर को भी आश्चर्य लगता था। वो कर्नल रविनाम सर बोलते थे कि मेरे से कंपटीशन करोगे? हम बोले सर कर लिया जाए। और रियल में मतलब वो बहुत गर्व महसूस करते थे मेरे से कि उनसे मतलब उनसे बेटर उनके टाइम में करते थे, तो उनको भी खुशी होता था। हाँ, तो मुझे सपोर्ट किए वो कि नहीं ये लड़की कर सकती है, इसमें है जुनून। ये तो एक बात है, हमारे यहाँ खासकर इधर एक मध्यम वर्गीय परिवारों में भी होता है या कहीं भी कि लड़की अगर आगे बढ़ रही है, खास करके स्पोर्ट्स में, निशानेबाजी में, कहीं ऐसी जगहों पे जाए तो परिवार इतना सपोर्ट नहीं करता है। फैमिली को लगता है कि अच्छा ये स्पोर्ट्स में जाके आगे क्या कर लेगी, करियर स्टैब्लिशमेंट कैसे होगा, लड़की है अकेले कहाँ कहाँ जाएगी। तो क्या ऐसी परेशानी आपको भी झेलनी पड़ी? मैम ये बिहार में तो खास करके अभी तो नहीं है, पर जब मैं स्टार्ट करी थी उस समय मतलब इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आई कि पढ़ाई छोड़ करके बेटी को कहाँ भेज रहा है। मतलब कोई तो ये इसका ये मतलब जान ही रहे हैं कि समाज का क्या माहौल होता है। एक डर बना होता है हाँ, कि एक डर भी सेफ है कि नहीं पर है। मेरे पापा को जब मैं ऑल इंडिया शूटिंग चैम्पियनशिप के लिए जा रही थी आगरा, तो मैं एक लखनऊ के हमारे यहाँ पीए स्टाफ थे महेंद्र सिंह, तो वो पापा के पास मतलब कुछ सामान लाने के लिए गए थे। मैं मुजफ्फरपुर में थी, तो वो बोले पापा को यही बात, सब कोई बोलता था, उनको भी मतलब वो लगता था, कभी लगा नहीं पर थोड़ा देर के लिए आता है। हाँ, बिल्कुल। कि अकेले भेज रहे। पर पापा को जब बोला कि आपकी इसको सपोर्ट कीजिए, ये आपकी बेटी नहीं बेटा है जो आपको मतलब इसमें अलग तरह का देखे हैं कि ये चोट का इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। जब मेरे बाजू में ये वहाँ पहाड़ का ये था जमालपुर के किनारे, तो इससे ब्लड मतलब आता था, तो मतलब बहुत ज़्यादा करने पे इस पे आता था। हाँ, तो वो सर क्या करते थे, कभी कभी कॉटन का जो हैंकी होता है ना उसे मतलब मुझे बांध देते थे कि इसमें थोड़ा सा कम इसका। तो वो बोले पापा को, और पापा भी बहुत पहले से सपोर्ट करते थे, पर थोड़ा सा के लिए होता था कि सोसाइटी फैमिली सब कुछ देखना होता है ना। तो फिर मैं जब बाहर गई और मैं उस समय न्यू रिकॉर्ड के साथ जब गोल्ड लेकर के हम आए, तो वहाँ पे एक मैम थी लेफ्टिनेंट कर्नल, नाम अभी याद नहीं आ रहा है जो भी, तो वो मैम बोली कि अरे गार्जियन को बता दो कि तुम्हारा इतना बहुत खुशी से एकदम मतलब नहीं बोलते झूम उठी, गोदी में उठा के पूरा नचा दी मुझे, और बोली पापा को बताओ भाई इतना बड़ा उपलब्धि है। तो फ़ोन मेरे पास था नहीं, हम क्या बोले, पापा के पास फ़ोन नहीं है, तो कुछ नहीं बोले। हम बोले कि अच्छा बता देंगे, पर फिर मैम ही भागलपुर ग्रुप हेडक्वार्टर में बताई, वहाँ से पापा को ये सूचना मिल गया। तो फिर कॉलेज एनसीसी तक तो आपको, मुझे लगता है कि एनसीसी में ही प्रैक्टिस के लिए आपको मिलती होंगी गन। वहाँ से निकलने के बाद फिर आपने कैसे मैनेज किया? क्या गन थी आपके पास प्रैक्टिस? नहीं मैम, एनसीसी में भी हमारे पास थी नहीं। विदाउट प्रैक्टिस ही हम वहाँ जा पाए। एक्चुअली हमारा जो भी एनसीसी का भी होता था, तो भागलपुर ग्रुप में राइफल्स नहीं थे जो शूटिंग में आते हैं, उपयोग में होता है शूटिंग में जो लाया जाता, वो गन हमारे ग्रुप में नहीं थी। तो फिर भी हम आ करके घर पे वही पत्थर से प्रैक्टिस कंटिन्यू करते थे। ईंट या एक हमारा पत्थर मतलब गोल से रोड पे नहीं, रोड बनते हैं, वहाँ से एक पत्थर उठा के करके ले आई थी, और उसी से मैं तीनों पोजीशन का प्रैक्टिस करती थी। रोल नहीं था मेरे पास, तो कपड़े का रोल बना के बैठ के करते ना नीलिंग पोजीशन, उसका मैंने प्रैक्टिस किया। और स्टैंडिंग में सब प्रॉपर मैंने जो राइफल से करते वैसे मैंने पत्थर से किया। उसके बाद जब फिर हमारा कैंप लगा आगरा में, राइफल थी नहीं हमारे पास, बाद में आई थी हमारा बिहार में, पहली बार आई थी 2007 के जुलाई के माह में। राइफल 5 मतलब राइफल आई थी पूरे बिहार की। 5 राइफल नहीं और आप पत्थर से प्रैक्टिस कर रही हैं, और शायद यही जज्बा है, जुनून है कि आप यहाँ तक पहुँची हैं। बस ये अब इसका मतलब मेहनत और आशीर्वाद माँ बाप का मदद। हाँ, तो फिर हम जब बाहर गए तो आगरा और एक कलकत्ता में हुआ था, वहाँ पे राइफल वो वाला जर्मन राइफल मैं कभी नहीं देखी थी। जो एनसीयू जर्मनी का जो राइफल था, वो राइफल मैं मतलब देखी नहीं थी। हमारे यहाँ ओपन साइड का राइफल हुआ करता था। जब वहाँ पे मुझे राइफल मिली, और जो हमारे एनसीसी में थे आर्मी के सूबेदार सीबी थापा और एक कर्नल चौहान सर जो राजस्थान के थे, वो बोले क्या मतलब सबका सेट कर दिए, और मुझे क्या किए मतलब जैसे 1 से लेकर के 20 लेन का था, ठीक, मुझे क्या किए सेट कर दिए। उसके बाद मैं पहली बार वो राइफल पकड़ी थी लेट के पोजीशन में, और 2 मिनट में इतना दर्द होने लगा, ये सीलिंग लगा करके पूरा टाइट, बहुत दर्द, रोने लगी मैं। तो सर बोलते बस, हम बोले उनको एक्चुअली सर थे वो,
पर बहुत मुझे मानते थे, बहुत ज़्यादा। तो हम उनको प्यार से पापा जी बोलते थे, बड़े पापा जी। तो वो बोलते थे, हाँ, मतलब मैं आ रहा हूँ, मैं बोल रही पापा जी बहुत दर्द हो रहा है, तो बोलते मैं आ रहा हूँ करते करते वो 1 घंटा लगा दिए। और तब तक भी प्रैक्टिस करनी हाँ, पड़ी। वो होल्डिंग पे मैं रो करके भी दर्द को उसको कंट्रोल, आ रहा हूँ करके 1 घंटा पक्का लगाए थे। तो मुझे मतलब वो सीन आज भी याद आता है, और वो दर्द को मैं आज भी प्रैक्टिस करती हूँ, उसी दर्द को महसूस करके। तो वो मेरा मतलब उससे ये फ़ायदा हुआ मुझे उतने देर होल्ड करने का कि दूसरे दिन कंपटीशन था और सारे उसमें नेशनल प्लेयर थे और मैं नेशनल प्लेयर नहीं थी उस टाइम। 2007 की बात है, जुलाई में। तो हुआ क्या कि जैसे ही कंपटीशन, एक जोनल कंपटीशन हुआ और मेरा नेशनल लेवल के प्लेयर के साथ हुआ, और जैसे ही राइफ़ल मतलब सब कुछ सेट करके वो दे दिए सर, और मैं चलाई तो 5 गोली जब मिला मुझे, 3 गोली एक ही बुल से। सर एक बार उसमें सेटिंग होता है, क्लिक देना, वो सीधे डायरेक्ट जाकर के 10 के बुल में। उसके बाद जितनी भी गोलियां मिली थी, 30 गोली मिला था, 30 के 30 10 में। सर मतलब सारे लोग आश्चर्य किए कि अभी नई प्लेयर है, इसको पता भी नहीं, और सारा के सारा 10 में गया है। तो उस समय सर जो भी कर्नल चौहान सर थे, वो नेशनल लेवल के वो कोच भी थे, उनको आश्चर्य हुआ और वो भी प्रभावित हुए मेरे से, वहाँ पे भी सम्मानित किया गया। फिर मावलंकर, जब जीबी मावलंकर ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप हुआ तो वहाँ न्यू रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल आया। उसका एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि मेरा हाथ छोटा था और धीरे धीरे स्लिंग पेड मतलब नीचे जाने लगा, डाउन होने लगा, पर मेरा दिमाग कहाँ से मतलब काम किया कि मैं सोची चलो टाइट कर लेती हूँ। ये नहीं पता था टाइट करने के बाद सेंटर में आ जाएगा। पर फिर भी हाँ, मतलब मैं कर ली अपने मन से कि ये डाउन हो रहा है कहीं तो कुछ, और पीछे मतलब किसी से बात नहीं कर सकते हम। तो मेरे बगल में एक पुलिस डिपार्टमेंट के हैदराबाद के वो शूट कर रहे थे, पहले टेलीस्कोप से देखते थे, वो अपना मैच छोड़ के मेरा देखने लगे कि वो मतलब ये क्या चला रही है, सारा 10 में ही जा रहा है। तो वो मैं करके और फिर डायरेक्ट जो बीच में मतलब डाउन जाने लगा थे 8-9, टाइट की, दर्द मतलब कंट्रोल करके और सीधा सारा 10 में न्यू रिकॉर्ड के साथ गोल्ड ली थी। फिर नेशनल में भी उस टाइम 2008 में अहमदाबाद था, गोल्ड मेडल आया। उसके बाद सिलेक्शन भी हुआ था, पर मेरे पास गन नहीं थी, एनसीसी भी ख़त्म हो गई थी, कॉमनवेल्थ के लिए भी सिलेक्शन हुआ। मेन हमारे पास गन नहीं रहने के कारण मतलब लगभग 6-7 इंटरनेशनल कंपटीशन मेरे से। तो इसके बाद तो अब आपके पास सुविधाएं भी हैं और अब आप यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मीरा जी कि लड़कियों को जब हम आगे बढ़ाते हैं खास करके खेलकूद में, तो कई बार ये सवाल आता है खासकर पेरेंट्स को कि ये खेल कूद में जा रही है, दौड़ रही है, निशानेबाजी कर रही है, इसमें करियर एस्टैब्लिशमेंट क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या हो सकता है? देखिए इस बारे में आप क्या बताएंगे? ये गेम मतलब कोई भी गेम पहले क्या था, सिर्फ पढ़ाई पे पेरेंट्स भी, समाज भी बोलते थे पढ़ाई करो तभी डॉक्टर, IAS, IPS जो भी इंजीनियर बन सकते हैं। पर ये हमारा जो खेल है आज के समय में इतना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको हम पढ़ाई के तरह इसको भी उसी मानसिकता से आगे बढ़ाएंगे और सारे मतलब कर भी रहे हैं। और अच्छा अचीवमेंट के बाद, जैसे मैं अभी खेल प्राधिकरण में हूँ, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, और मैं खुद एक खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, और मैं भी खेल कोटे से ही नियुक्त होकर के आज मैं सामान्य प्रशासन विभाग में काम कर रही हूँ और वहाँ से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में डेपुटेशन पे काम कर रही हूँ। हाँ जी मैम, और मेरे रहते हुए सारे गजेटेड ऑफिसर भी बन रहे हैं। जैसा उपलब्धि रहेगा आपका, यदि आप ओलंपिक में मेडल प्राप्त है या पार्टिसिपेशन है तो आपको डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर में मिलेगा। एशियन में है तो भी आप ऑफिसर में हैं। अभी वो शैलेश कुमार का देखिए CDPO में डायरेक्ट हुआ। पढ़ने में मतलब पढ़ाई करके कंपटीशन में आप जा रहे हैं तो ऑफिसर बन रहे हैं, आप खेल से भी एक ऑफिसर बन रहे हैं। तो मतलब इस तरह की कई सुविधाएं हैं। एक मानसिकता की कि नहीं खेल से कुछ नहीं मिलेगा, पर नहीं, आज के समय में खेल से भी एक तो आपका कैरियर पे भी आपका बना रहा है और दूसरा आपका पूरा देश में नाम रोशन हो रहा है। सही बात। सब कोई आपको जान रहे हैं कि हाँ फलाना आप हैं, आपके पेरेंट्स को जान रहे हैं, इस तरह से आपको। कई बार तो ये डर होता है, जैसे आपने शुरू में बताया कि पेरेंट्स को लगता है कि लड़की है, अकेले आगे जाएगी, कहाँ कहाँ जाना होगा, किन लोगों के बीच उठेगी बैठेगी। तो पेरेंट्स के मन में जो ये डर है, इसको कैसे निकाल सकते हैं? पेरेंट्स के मन में इस तरह की डर तो होता है मैम, पर क्या होता है जब हम कुछ पा करके जब पेरेंट्स को देते हैं तब उनके मन में ये डर खत्म हो जाता है। हमारे साथ भी हुआ था
तो ये डर ख़त्म हो जाता है, फिर आपको फ्री छोड़ा जाता है कि हाँ मतलब उनको भी लगता है पेरेंट्स को, नहीं हमारे बेटी में दम है, मतलब बेटा में है तो बेटी में भी दम है, वो भी कुछ कर सकती है, हमारा नाम रोशन कर सकती है, हमारा देश का नाम रोशन कर सकती है। तो उसको मतलब खुला छोड़ना मतलब ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। आज के दिन में जितना हम मतलब प्लेयर या कोई भी खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो आप समाज को, आपका परिवार को पूरा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप खुद कोच भी हैं, हाँ आप जी, ट्रेनिंग देती हैं, हाँ जी, लड़कियों को निशानेबाजी में, लड़कों को भी देती हैं? हाँ मेरे सबको मतलब देती हैं? हाँ जी मैम, जो मेरे से मतलब सबको कोचिंग मेरे में। से चाहिए। तो इसके लिए जैसे एक स्किल, खासकर निशानेबाजी की बात करें, बाकी तो खेल है, तो इसके लिए कौन कौन से स्किल चाहिए? अगर कोई निशानेबाज बनना चाहे तो उसके अंदर कौन सी कैपेसिटी होनी चाहिए, कैसे बन सकते हैं? पहला चीज़ है कि आपके मतलब स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि आपके बाजुओं में स्टेमिना होना चाहिए। और ये शूटिंग जो है ना, एक एकाग्रता गेम है। जितना आपका दिमाग कंसंट्रेट होगा उतना ही बेस्ट आप शूट कर पाओगे। ये चंचल मन मतलब से चंचल मन वाले मतलब इसमें, क्योंकि एक ये शूटिंग स्टैचू पोजीशन में होता है। स्टैचू पोजीशन के लिए आपको एक जगह स्थिर रहना पड़ता है, तो इसके लिए एकाग्र मन होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मतलब देखिए, इसमें सबसे बड़ा मतलब ये है फ़ायदा आपका, और सब गेम में कुछ ना कुछ इंजर्ड होने की संभावना है। हाँ। ये शूटिंग में एक ऐसा गेम है इंडिविजुअल, एक तो आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं दुनिया के सामने। अकेले आप अपने चाह लेंगे तो अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। इससे कोई भी इंजर्ड होने की संभावना नहीं होती है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो जो आपने कहा एकाग्रता, तो फिजिकल फिटनेस तो चाहिए। हाँ जी, फिजिकल फिटनेस भी चाहिए इसमें। जैसे जब मैच करते हैं तो उसमें ऐसे नॉर्मल मैच करते हैं तो आपको डर नहीं होता है। हाँ। फिजिकल इसलिए चाहिए, जब हम मैच करते हैं उस समय अंदर से एक डर होता है और पैर हाथ कांपने लगता है। उसको कंट्रोल करने के लिए मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मुझे जैसा फील होता है, उस डर को कंट्रोल करने के लिए हमें फिजिकल तो चाहिए मैम, और साथ साथ मेंटल भी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कंसंट्रेशन हाँ जी मैम, वो भी किस समय आपको शूट करना है। बॉडी हमारा मूवमेंट होते रहता है, मूवमेंट थोड़ा थोड़ा होते रहता है। ये कंसंट्रेशन उसी टाइम के लिए चाहिए कब आपका सेंटर में आए और आप शूट करो। इस बार के नेशनल गेम्स की क्या तैयारियां हैं? क्या इस बार मैम तैयारी तो चल रही है बहुत अच्छे से, और मैं एक्चुअली काम करते करते मतलब प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर अभी मैं 2-4 साल के बाद इस बार बहुत अच्छा मतलब अभी जब नेशनल भोपाल में थी, मैं खुद को अपने आप को मैं बताई ना कि खुद से मैंने कंपटीशन किया, और दिन रात करके मेहनत करके, रात को भी मैं उठ करके होल्डिंग प्रैक्टिस करी, और लगता है 3-4 साल के बाद मैंने वो स्कोर इस बार दिया। और मुझे अपने आप से बहुत, मेडल तो नहीं मिल पाए, पर मुझे अपने आप से बहुत खुशी हुई। एक संतोष तो होता है कि मैंने एक स्कोर जो कि मतलब इसमें सारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ITBP, रेलवे सारे पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे स्टेट से भी, जो साल भर प्रैक्टिस कर रहे थे, और मैंने सिर्फ 10 दिन, और वो भी प्रॉपर नहीं कर पाई। बहुत बड़ी बात है कि इसके बाद भी आपने इतना बहुत अच्छा मतलब बहुत सारी जानकारियां आपने दी, और अब समय है विदा लेने का। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगी दर्शकों को? मैं यही लड़कियों के लिए खास करके यही संदेश देना चाहूँगी कि आप डरे नहीं, आप निकल करके आएँ और अपने आप को चैलेंज करें कि आप में भी कोई चीज़ है अंदर छुपी हुई जो उसको निखार पाएँ, जो दुनिया आपको जान सके। और ये खेल ही ऐसा चीज़ है जिससे आपको दुनिया में आपकी पहचान बन सकते हैं। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और सबसे बड़ी बात बहुत इंस्पिरेशनल भी रहा आपका ओवरऑल जो जर्नी था ये। हाँ जी, चलिए, आपने बहुत अच्छा कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।